हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एसबीआई क्लर्क मेंस के लिए अरिथमेटिक क्वेश्चंस। ये बिल्कुल एग्जाम लेवल के क्वेश्चंस रहेंगे, इनफैक्ट उससे थोड़ा सा ऊपर लेवल ही रहेगा। एग्जाम में कहीं ना कहीं आपको इससे सिंपल क्वेश्चंस ही देखने को मिलेंगे। तो मैं जनरली अपनी अप्रोच बताती हूँ। अगर आपके पास और बेहतर अप्रोच है इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इस वीडियो में मैं इन क्वेश्चंस के से रिलेटेड जो भी ट्रिक्स पता होनी चाहिए, जो भी फॉर्मूले पता होनी चाहिए और उनके आगे पीछे की हिस्ट्री जो भी आपको पता होनी चाहिए, वो सब यहाँ पे डिस्कस करूंगी, तो जो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगी एसबीआई क्लर्क मेंस को क्रैक करने के लिए। तो चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन पर। इसमें आपको दे रखा है कि 3 टैप्स है ए बी सी, ठीक है। ए प्लस बी को ओपन करते हैं तो ये 12 आवर्स में फिल करती है। ऐसे बी प्लस सी का दे रखा है और सी प्लस ए का दे रखा है टाइम, ठीक है। आपको बताना है कि ए अकेला अगर ओपन हो तो कितने टाइम में पूरा टैंक फिल हो जाएगा। ये सबसे सिंपल क्वेश्चंस में आता है, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन अगर मेंस में आता है तो फिर आपको छोड़ने नहीं है, जरूर जरूर यहाँ पे ये अटेम्प्ट करके आना है। तो देखिए, अब ऐसे क्वेश्चंस में जनरली टाइम वर्क वाला जो ये कॉन्सेप्ट है, इनमें हमेशा आप क्या लिखते हैं, एलसीएम लेने वाला प्रोसेस होता है हमारा फर्स्ट स्टेप, राइट। तो यहाँ पे ए एंड बी का दे रखा है तो आप लिखेंगे ए प्लस बी। 12 आवर्स लेते हैं, आप यहाँ लिखेंगे 12। फिर बी प्लस सी का दे रखा है, इन दोनों का टाइम दे रखा है कि 15 आवर्स लेते हैं, ठीक है। और ऐसे ही ए प्लस सी का दे रखा है कि ये लेते हैं 20 आवर्स, राइट। फिर आपका यहाँ पे जो फर्स्ट स्टेप होता है, ये लिखने के बाद ये लिख लिया, और अभी जो हम पहला काम करेंगे लिखने के बाद वो है इनका एलसीएम लेना, ठीक है। एक ऐसा नंबर जो इन तीनों की टेबल में आ रहा है, सबसे छोटा नंबर ऐसा, ठीक है। तो 16 तीनों की टेबल में आ रहा है, ठीक है। ये 12 5 जा 60 होता है, ये 4 पे होता है, ठीक है। 15 4 जा 60 होता है और ये 3 पे होता है, राइट। तो यहाँ पे आ गया हमारा, यहाँ तक ये आपका काम हो गया, ठीक है। अभी आपको ए का इन्होंने पूछा है कि ए अकेला कितने टाइम में उस टैंक को फिल कर देगा। जनरली जो यहाँ पे ये चीज आती है, ये होता है कि टोटल टैंक में कितनी कैपेसिटी है, यानी इसको हम वर्क मान के चलते हैं कि ये हमें वर्क खत्म करना है, ठीक है। 60 यूनिट काम करना है, 60 यूनिट हमें टैंक को फिल करना है। टैंक की जो कैपेसिटी हम 60 मान के चल रहे हैं, ठीक है। ए जो है वो कितने टाइम में फिल करेगा, हमें पता होना चाहिए कि ए एक दिन में या एक घंटे में कितना फिल कर लेता है, ठीक है। उसी हिसाब से हम बताएंगे कि वो कितने घंटे लेगा उसको फिल करने में। तो ए की कैपेसिटी पता होनी चाहिए बेसिकली हमें। ए की कैपेसिटी पता करने के लिए क्या करेंगे, देखिए आप ध्यान से देखिए, ए प्लस बी, बी प्लस सी, ए प्लस सी, अगर मैं इन सबको ही ऐड कर लूं, ठीक है, ए प्लस बी, और यहाँ भी आप देखेंगे यहाँ 2 ए आ गए, 2 बी आ गए, 2 सी आ गए, यानी कि 2 कॉमन ले लूं, ए प्लस बी प्लस सी, मैंने सबको ऐड कर लिया, ठीक है। सबको ऐड करने का मतलब है इन चीजों को ऐड करना, ठीक है। ये है एफिशिएंसी, जो यहाँ हम लिखते हैं ये होती है एफिशिएंसी, राइट। ये किसकी एफिशिएंसी निकल के आई है, ये 5 जो है ए और बी की मिला के एफिशिएंसी है, ठीक है। ऐसे ही बी और सी की मिला के एफिशिएंसी 4 है। एफिशिएंसी का मतलब है ये 1 घंटे में 5 यूनिट टैंक को फिल कर सकता है। बी और सी मिलकर 4 यूनिट टैंक को फिल कर सकता है और ए और सी मिलकर 3 यूनिट टैंक को फिल कर सकता है, ठीक है। अगर इन सबको मैं ऐड कर रही हूँ इसका मतलब मुझे इन सबको ऐड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 12, राइट। और 2 साइड जाके 12 को कैंसिल कर देगा तो ए प्लस बी प्लस सी जो है वो आपका आ जाएगा 6। यहाँ तक समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब आप देखिए इसका क्या मतलब है कि ए की एफिशिएंसी प्लस बी की एफिशिएंसी प्लस सी की एफिशिएंसी जो है टोटल 6 बनती है, ठीक है। अब आप यहाँ देखिए, ए और बी की एफिशिएंसी जो है वो हम कह रहे हैं 5 है। अगर ए और बी की एफिशिएंसी 5 है दोनों की मिला के, तो इसका मतलब इसकी 1 होगी, तभी तो 6 बनेगा टोटल, ठीक है। तो आपको यहाँ पे सी की एफिशिएंसी पता चल गई कि 1 है, ठीक है भाई। सी की एफिशिएंसी पता चल गई हमें 1 है। अब ए प्लस बी, यहाँ आप बी प्लस सी में देख लो, चाहे बी प्लस सी जो है इनकी एफिशिएंसी मिला के 4 है, ठीक है। बी प्लस सी की मिला के अगर 4 है तो इसका मतलब ए की कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए, ठीक है भाई। 4 और 2 तभी तो 6 बनेगा। तो इसकी ए की एफिशिएंसी भी हमें पता चल गई। ए की एफिशिएंसी 2 है, सी की एफिशिएंसी 1 है। अगर 6 बनाना है तो बी की करनी पड़ेगी 3, तभी तो टोटल 6 बनेगा ये, ठीक है। तो ए की, यहाँ सी की, ये बी की, सबकी एफिशिएंसी आपको पता चल गई। अब मैंने सबकी बताई है, बाकी हमें पता सिर्फ ए की ही करनी थी कि ए की एफिशिएंसी कितनी है, क्योंकि उन्होंने ए के लिए क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। ए की एफिशिएंसी हो गई है 2, ठीक है। अब आप देखिए 60 यूनिट वर्क करना है, टोटल उसको 60 यूनिट काम खत्म करना है, 1 घंटे में 2 यूनिट काम खत्म कर रहा है, तो फिर वो टोटल कितने घंटे लेगा, डिवाइड कर देंगे, यहाँ आ जाएगा 30, ठीक है। 30 आवर्स लेगा ए उस टैंक को एंटायरली फिल करने के लिए, ठीक है। आप यहाँ पे एक फॉर्मूला याद कर सकते हैं जो होता है वर्क इज इक्वल टू एफिशिएंसी इनटू टाइम,
ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। वर्क जैसे कि मैं मान रही हूँ 60 है, ए के लिए पूछा है तो ए की एफिशिएंसी पुट करेंगे जो कि 2 है, इनटू टाइम, कितना टाइम लेता है तो 2 वहां जाके उसको डिवाइड कर देगा तो टाइम आपके पास आ जाएगा 30। क्लियर है? ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस में इस फॉर्मूले के बाहर कोई फॉर्मूला ही नहीं है। ठीक है, यही फॉर्मूला घुमा फिरा के हमें यूज करना होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पर। हाँ जी, इस क्वेश्चन में आप देखिए, इसमें दिया हुआ है कि एक केस है जिसमें 480 रुपए जो है वो कॉइन्स की फॉर्म में है, 50 पैसे, 1 रुपी, 25 पैसे ऐसे। ठीक है, सीधी सी बात है। एक डब्बा है जिसमें आपके पास सिक्के हैं 3 टाइप के, 1 रुपए का है, 50 पैसे का, 25 पैसे का है। ठीक है, आपको यहाँ पे बताया हुआ है कि 50 पैसे के कितने टाइम्स है 25 पैसे के और कितने टाइम्स है 1 रुपी के। आपको 25 पैसे के कॉइन कितने हैं वो बताना है इस डब्बे में। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन में जो आपकी अप्रोच होती है वो इस टाइप से होती है कि आप पहले लिखते हैं वैल्यू, फिर उसके बाद लिखते हैं नंबर एंड देन लिखते हैं आप टोटल। ठीक है, वैल्यू का मतलब है कि सिक्का जो है वो कितने का है, 1 रुपए का है, 50 पैसे का, 25 पैसे का है। अगर रुपए में कोई चीज लिख रहे हैं तो तीनों ही रुपए में होनी चाहिए, या जितनी भी चीजें दे रखी है, और पैसे में है तो सारी चीजें पैसे में ही लिखनी है। ठीक है, तो जैसे कि अगर मैं रुपए में बात करूं तो 1 रुपए का है, ठीक है भाई 1 लिख लिया। 50 पैसे का मतलब आधा रुपए, हाफ रुपए। ठीक है, हाफ लिख लिया। 25 पैसे का मतलब है 1/4 रुपीज, तो 1/4 लिख लिया। अब नंबर की बात करें, या तो आपको रेशो गिवन होगा डायरेक्ट, या फिर इन्होंने जैसे हिंट दे दिए, तो रेशो हमें खुद फाइंड करना है कि नंबर का रेशो क्या होगा। जैसे कि इन्होंने बोला है 50 पैसे के जो कॉइन्स है, यानी ये वाले जो हैं, ये 3 टाइम्स 25 पैसे के, इसके 3 टाइम्स है, और 4 टाइम्स नंबर ऑफ 1 रुपी कॉइन, इसके 4 टाइम्स है। ठीक है, तो किसको क्या माने, जनरली यहाँ कंफ्यूजन हो जाती है हम लोगों को। तो इसको कंफ्यूजन को दूर करने के लिए सीधी सी बात है, जो चीज कॉमन है, 50 पैसे का कंपैरिजन 25 पैसे से दे रखा है, और उसी का कंपैरिजन जो है वो किससे दे रखा है, 1 रुपए वाले से दे रखा है। तो आपने जो शुरुआत करनी है वो इस 50 पैसे वाले कॉइन को मानने से करनी है। ठीक है, जिसका कंपैरिजन इन दोनों से दे रखा है, कॉमन 50 पैसे वाला कॉइन है। तो अब इसको माने क्या, आप यहाँ देखिए, एक बार ये 3 टाइम्स ले रहा है, एक बार ये 4 टाइम्स कर रहा है। तो ऐसा कोई नंबर जो 3 और 4 दोनों की ही टेबल में आ जाए। ठीक है, वो चीज आपने माननी है, यानी कि आप यहाँ पे क्या मानेंगे, इसको 12 मानेंगे। एक सेकेंड, ये आज कम काम कर रहा है। हाँ जी, देखिए, तो कॉमन जो है वो 50 पैसे यहाँ पे आते हैं। तो इसमें आपने क्या करना है, एक बार 3 टाइम्स, एक बार 4 टाइम्स दे रखा है, इसका मतलब ऐसा नंबर जो 3 और 4 दोनों की टेबल में आए, तो आप इसको यहाँ पे लेट करेंगे 12। राइट, अब आप देखिए, ये जो कॉइन्स हैं ये 3 टाइम्स हैं 25 पैसे कॉइन्स के। ठीक है, इनके 3 टाइम्स है, इसका जो भी नंबर है उसको 3 गुना करूं। अगर मैं इसको 4 यहाँ पे मान लूं, तो जब मैं इसको 3 गुना करूंगी, यानी 3 से मल्टीप्लाई करूंगी, तो ये 12 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब अगर ये 1 रुपी वाले की बात करें तो ये 4 टाइम्स है इसके। ठीक है, ये जब इसको 4 से मल्टीप्लाई किया जाता है तब ये बनता है, यानी कि अगर यहाँ 3 लिखूं तो जब इसको 4 से मल्टीप्लाई करूंगी तो ये यहाँ आ जाएगा। सीधी सी बात है, अगर 4 टाइम्स बोला है तो आप इस 12 को 4 से डिवाइड करके यहाँ लिख लो। ठीक है, 3 टाइम्स बोला है तो आप इसको 12 को 3 से डिवाइड करके वो चीज यहाँ लिखी जाएगी। क्लियर है? ठीक है, अभी आप देखिए, टोटल में क्या करना होता है, यहाँ पे इनकी मल्टीप्लाई करनी होती है। तो 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ जाएगा, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा। इसका मतलब टोटल यहाँ पे ये क्या है, टोटल रुपीज है, कि आपके पास जो केस था उसमें 3 रुपए एक एक के हिसाब से, 6 रुपए और 1 रुपए ऐसे बन रहे हैं। ठीक है, तो टोटल अगर आप रुपए देखो तो आपके बन जाएंगे 10 रुपए। ठीक है, और ये कह रहा है कितने रुपए हैं, 480 रुपए। तो हम कह रहे हैं 10 रुपए है, और ये कह रहे हैं 480 रुपए, तो दोनों को कंपेयर कर ले, हमारे 10 रुपए की वैल्यू हो गई इनके 480 रुपए के बराबर। ठीक है, आपको बताना है 25 पैसे के कितने कॉइन्स है वहां पे। तो ऐसे केस में 25 पैसे के कॉइन, यानी कि ये वाली की यहाँ पे बताने की कितने कॉइन्स हैं, यानी नंबर बताने, यानी इस 4 की वैल्यू बतानी है। तो डायरेक्ट इसको यहाँ पे 4 से आप मल्टीप्लाई पहले मत करना। ठीक है, पहला जो स्टेप होता है वो यहाँ इस वाले को मल्टीप्लाई करने का होता है। ठीक है, क्योंकि ये हम रुपीज को कंपेयर कर रहे हैं, तो रुपीज को कंपेयर कर रहे हैं तो वैल्यू रुपीज की ही निकल के आएगी, टोटल रुपीज की ही, नंबर से डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका ये है, ये आ गया 48। राइट, आपके पास यहाँ पे टोटल जो है 48 रुपीज बन रहे हैं 25-25 पैसे के जब कॉइन्स लेते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब अब आप देखिए, अब आपके पास क्या है, यहाँ पे अगर 25 पैसे के कॉइन है, यानी कि
48 रुपए जो है, 1 रुपए में 4 सिक्का बनता है, तो 48 रुपए में कितने सिक्के बनेंगे? अब आप इसको यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो जो आपका आंसर है वो यहाँ पे आ जाएगा 192, यानी कि ये आ जाएगा, ठीक है। क्लियर है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसमें आपको दे रखा है कि ऑन संडे एन अम्यूजमेंट पार्क रिड्यूस द प्राइस ऑफ इट्स टिकट बाय 15%। सीधी सी बात है, प्राइस जो है वो 15% से अगर कम करते हैं तो 30% ज्यादा वहां पे लोग उसको देखने के लिए आते हैं कि भाई टिकट सस्ती होगी, चलो अब चलते देखने के लिए, ठीक है। आपको बताना है रेवेन्यू में कितना चेंज यहाँ पर आया है एज कम्पेयर टू प्रीवियस, ठीक है। परसेंटेज में यहाँ पे आपको काउंट करना है कितना चेंज आया है। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या पता होना चाहिए कि जब भी किसी चीज का प्राइस में इंक्रीज डिक्रीज दे रखा हो और लोगों का जो नंबर है, लोगों के विजिट करने की जो संख्या है, उसमें यहाँ पे इंक्रीज डिक्रीज दे रखा हो, तो आप उसको पहले लिखेंगे इस तरीके से, ठीक है। प्राइस और नंबर, प्राइस जो है उसमें इन्होंने रिड्यूस बोल रखा है 15% से, यानी कि अगर 100 मानू तो रिड्यूस होके हो जाएगा 85, 15 कम हो गया ना, ठीक है। 30% से यहाँ पे विजिटर्स ज्यादा आ रहे हैं, तो इसका मतलब अगर 100 मान के चलूं, 30% ज्यादा का मतलब 130 आ रहे हैं, 30 और आ रहे हैं, ठीक है। तो 130 हो गया। अब यहाँ पे क्या करना होता है, यहाँ पे अगर आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, कोई चीज कैंसिल आउट कर रही है तो कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये जीरो इस जीरो को कैंसिल कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे आप इन दोनों को भी यहाँ पे कैंसिल करके सॉल्व करके सिंपल तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। फिर इनको इसको और इसको मल्टीप्लाई करके आप यहाँ लिखेंगे, इसको और इसको मल्टीप्लाई करके आप यहाँ लिखेंगे, ठीक है। कैलकुलेशन पार्ट मैं यहाँ पे नहीं कर रही हूँ, आप इसको खुद से कर ले, मैं सिर्फ आपको ये समझा रही हूँ कि क्या यहाँ पे आपको करना चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ सिंप्लीफाई करके मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ पे आ जाएगा आपका 200 कैंसिल करने के बाद, ठीक है। यहाँ आ जाएगा आपका 221, राइट। अब आप देखिए आपका यहाँ पे क्या मतलब निकल के आया भाई, आप मल्टीप्लाई क्यों किया पहले वो बता देती हूँ। कि मान लो कि 10 रुपए की टिकट है, ठीक है। 5 लोग अगर देखने आ रहे हैं तो वो कितना कमाएंगे? 50 रुपए कमाएंगे। रेवेन्यू ऐसे ही तो निकालते हैं, ठीक है। रेवेन्यू कैसे निकालेंगे? प्राइस मल्टीप्लाई कितने नंबर आ रहे हैं, इससे आपका निकल के आएगा रेवेन्यू, ठीक है। यहाँ पे ये फॉर्मूला निकल के आता है। तो शुरू में जो है वो 200 रुपए कमा रहे थे, तो अभी ये डिस्काउंट देने के बाद इन्होंने 221 रुपए कमा लिए, तो यहाँ पे 21 रुपए का इन्होंने कर लिया फायदा। कितने रुपए पे किया है? 200 पे किया है, तो डिवाइडेड बाय होगा 200, मल्टीप्लाई होता है 100, क्योंकि परसेंटेज में काउंट करना है, ठीक है। यहाँ पे ये हो जाएगा इस तरीके से, तो ये आ जाएगा 10.5% का इंक्रीज आ गया, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसमें आप देखिए, इसकी बहुत अच्छी सी ट्रिक बताऊंगी। इसमें है कि एक वेसल है जो कंटेन करता है 330 लीटर्स मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर, ठीक है। ठीक है भाई, इतना टोटल था जिसमें मिल्क है और वाटर है। 20 लीटर यहाँ पे आप मिल्क ऐड कर रहे हैं, 10 लीटर आप यहाँ पे वाटर ऐड कर रहे हैं, और जो क्वांटिटी ऑफ मिल्क है वो 25% मोर देन द क्वांटिटी ऑफ वाटर है, ठीक है। सीधी सी बात है, एक मिक्सचर था, फिर आपने उसमें मिल्क भी मिला लिया 20 लीटर, ठीक है, वाटर भी मिला लिया 10 लीटर। उसके बाद मिलाने के बाद आपको यहाँ पे दिया हुआ है कि मिल्क जो है वो कितना परसेंट ज्यादा है इससे, ठीक है। आप देखिए मिल्क जो है 25% मोर दे रखा है, तो 25% का मतलब समझ लेते हैं होता है 1/4, ठीक है। यानी कि अगर वाटर हमारा 4 है तो 1 से बढ़ के 5 पे आ गया, हमारा क्या आ गया? मिल्क आ गया, ठीक है। मिल्क इतना ज्यादा है, वाटर अगर 4 है तो 1 का इंक्रीमेंट करके मिल्क आ गया, मिल्क इतना ज्यादा है, ये मतलब आता है। यानी कि हमारा मिल्क जो है वो 5 है और वाटर जो है वो 4, यहाँ 4 लिखिए, ठीक है। मिल्क जो है वो 5 है, वाटर जो है वो 4 है, ये कहानी समझ में आई, ठीक है। जब भी आपको यहाँ पे परसेंटेज दे रखा हो उसको फ्रैक्शन में आप सोचिए, और अगर आपको जो चीज यहाँ दे रखे कि ये इतना मोर है, यानी वो चीज ऊपर वाली नीचे और ऊपर को ऐड करके बनेगी, और दूसरी जो चीज है वो ओरिजिनल जो नीचे वाली चीज होती है जो यहाँ पे दी होती है, ठीक है, ओरिजिनल जो मैं बोल सकती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे ये रेशियो जो है सीधा सा बात है कि मिल्क और वाटर का रेशियो निकल के आता है 5:4, ठीक है। 5 मिल्क है लास्ट में और वाटर जो है वो 4 यूनिट एक तरह से। अब इस पे और कुछ नहीं दिया हुआ इन्होंने, ठीक है। शुरू में 330 को मैं किस रेशियो में डिवाइड करूं मिल्क वाटर के, कुछ नहीं दिया हुआ। तो अभी आपका दिमाग कैसे चलना चाहिए कि अगर कोई मिक्सचर आपके पास, आपको ये पता है टोटल ये 330 है, इसमें मैंने 20 लीटर और 10 लीटर और चीज ऐड की है, तो अभी टोटल ये कितना हो गया? टोटल हो गया 360 हो गया, ठीक है। अभी ये फाइनल ये है 360, और ये जो रेशियो दिया हुआ है ये भी ऐड करने के बाद फाइनल मिक्सचर में ही दिया हुआ है, ठीक है। ये फाइनल मिक्सचर का दिया हुआ है, तो फाइनल मिक्सचर का मतलब इस 360 को मैं इस रेशियो में डिवाइड कर सकती हूँ, राइट। तो ये 360 जो है 9 की वैल्यू है,
5 यूनिट अगर मिल्क है, 4 यूनिट अगर वाटर है, तो 9 यूनिट बन रहा है टोटल। मेरे हिसाब से ये कह रहे 360 बन रहा है टोटल, तो इसका मतलब 9 की वैल्यू 360 है। इन्होंने किसकी पूछी है? इन्होंने पूछी है कि आप मिल्क की बताइए कि क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन द इनिशियल मिक्सचर, शुरू में मिल्क कितना था आपने वो बताना है। ठीक है, अब आप देखिए, आप अभी का मिल्क निकाल लो कि अभी कितना है, आप 5 की वैल्यू निकाल लो। ठीक है, तो ये आ जाएगा 40 इंटू 5 यानी कि 200, राइट। 200 अभी आपके पास 200 है, आपने 20 तो बाद में मिलाया है, तो इसका मतलब शुरू में कितना था? 180 था। ठीक है भाई, 20 में से माइनस कर देंगे, शुरू का पता लग गया 180। तो ऐसे क्वेश्चन में आपने सिंपल थोड़ा सा दिमाग लगाना होता है। कई बार हमें कंपैरिजन जो अब हम कर रहे हैं वो शुरू का दिया होता है, कई बार बाद का दिया होता है। ठीक है, तो इस तरीके से सोचना है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसमें आपको दिया हुआ है कि भाविन इज प्लानिंग अ ट्रिप इन विच ही इज ट्रैवलिंग इतना किलोमीटर बाइक से, इतना किलोमीटर बस से, इतना किलोमीटर एयरक्राफ्ट से, राइट। आपको यहाँ पे ये डिस्टेंस दिया हुआ है कि बाइक, बस और एयरक्राफ्ट, राइट। इन सब का यहाँ पे डिस्टेंस दिया हुआ है 126, 504, 882। ठीक है, ओके। अब उसके बाद बोला हुआ है कि स्पीड ऑफ एयरक्राफ्ट इज 6 टाइम्स दैट ऑफ बाइक, बाइक से 6 टाइम्स है एयरक्राफ्ट की स्पीड, एंड स्पीड ऑफ बस इज ट्वाइस दैट ऑफ बाइक। अब आप देखिए, मैंने अभी पीछे में समझाया है कि अब इस रेशो को लिखने में जनरली हम गलती कर देते हैं, लेकिन हमने गलती नहीं करनी है। हमने क्या सोचना है कि दोनों ही जो ये बातें बोली गई इनमें कॉमन चीज क्या है। यहाँ एयरक्राफ्ट और बाइक की बात हो रही है, या बस और बाइक की बात हो रही है, इनके बाइक कॉमन है, तो हम किसको लेट करेंगे? बाइक को लेट करेंगे। ठीक है, ये 6 टाइम्स बोला हुआ है, यहाँ ट्वाइस बोला हुआ है, तो इनका जो मल्टीप्लीकेशन है वो आ जाएगा 12। ठीक है, तो मैं बाइक को 12 मान लूंगी। ठीक है, अभी देखिए, एयरक्राफ्ट की जो स्पीड है वो 6 टाइम्स है बाइक के। बाइक के 6 टाइम्स अगर मैं करूं एयरक्राफ्ट, तो ये कितना जाएगा? 72, राइट। और बस जो है वो ट्वाइस है बाइक के ट्वाइस करना है, यानी कि इसको कितना मानूंगी? 24। ठीक है, यहाँ और अब इसको आप कैंसिल आउट करके सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ठीक है, अब आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। आपको बताना है यहाँ पे sum of speed of aircraft and bus if it takes 25 hours for Bhavi to reach the destination. टोटल 25 घंटे अगर वो ले रहा है, तो आपने यहाँ पे स्पीड जो है इनकी, उनका सम बताना है। हमारे पास स्पीड का रेशियो है, हमारे पास एक्चुअल स्पीड नहीं है। ठीक है, तो एक्चुअल स्पीड हमें पहले निकालनी है, फिर उसके बाद उनको जोड़ना है एयरक्राफ्ट और बस के लिए। ठीक है, तो इसका जो स्टेप है, जो फॉर्मूला है, वो मैं आपको बता देती हूँ, इसको सॉल्व आप खुद करना। ये है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, सिंपल सा फॉर्मूला। ठीक है, अगर आप बाइक के लिए देखें, ठीक है, तो स्पीड आपको यहाँ पे 12 आप मान लो, चलो x मान लो। ठीक है, या चलो अगर मैं फॉर्मूले को ना दे, यहाँ डायरेक्ट अगर मैं आपको बताऊं कैसे करना है, तो आप टाइम देखो, टाइम को उस तरफ ले जाओ, स्पीड इस तरफ आ जाएगी, डिस्टेंस अपॉन स्पीड करना है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। यहाँ इनको डिवाइड करके यहाँ लिख लेना, इनको डिवाइड करके यहाँ, और इनको डिवाइड करके यहाँ। ठीक है, तो ये जो रेशियो है टाइम का रेशियो आ जाएगा, और टोटल टाइम 25 दिया हुआ है, और टोटल टाइम आप इन तीनों को ऐड करके देखना, उसको कंपेयर करना, जिस भी चीज का, तीनों चीजों का टाइम निकल जाएगा अलग अलग। ठीक है, टाइम आने के बाद अगेन सेम फॉर्मूला, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। टाइम आपको सबका पता चल जाएगा, डिस्टेंस ऑलरेडी पता है ही, तो डिस्टेंस और टाइम दोनों पता है, तो स्पीड निकाल ही सकते हो एयरक्राफ्ट और बस की, और उनको लास्ट में ऐड करना है। ठीक है, ये काम आपने करना है, तो ये क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व कर लेगा। इसका जो आंसर है वो मैं आपको बता देती हूँ, आंसर है 168, ये आएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसमें देखिए, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, देखने में थोड़ा सा अजीब लग रहा है। इसमें है कि 2 टाइप के पार्टनर है, ठीक है, वर्किंग और स्लीपिंग। अब कमीशन जो है वो इस तरीके से पे कर रही है कि हर एक वर्किंग पार्टनर जो है उसको प्रॉफिट का 10% तो मिल ही रहा है, और इस तरीके से हर एक 2 वर्किंग पार्टनर हैं, और हर एक को जो है वो 20,000 रुपए मिले हैं। ठीक है, और रिमेनिंग प्रॉफिट, बचा हुआ प्रॉफिट जो है वो फिर 4 लोगों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। आपको बताना है कि स्लीपिंग पार्टनर को कितने मिले होंगे। हर एक स्लीपिंग पार्टनर को 4 लोग बोल रहे हैं, इसका मतलब 2 वर्किंग हो गए, 2 स्लीपिंग हो गए। ठीक है, आप मान के चलिए 100 है। ठीक है, अब आप देखिए 10% जो है टोटल प्रॉफिट, प्रॉफिट अगर 100 है, इसका 10% यानी कि 10, ये एक वर्किंग पार्टनर को मिल गया। ठीक है, अगेन इसका 10% यानी कि 10, ये दूसरे वर्किंग पार्टनर को मिल गया। ठीक है, अब बच गया हमारे पास 80। ठीक है, 80 रिमेनिंग प्रॉफिट है, जो अगेन चारों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। ठीक है, 4 लोग हैं,
दो वर्किंग हो गए, W1 W2 ले लेता है, दो स्लीपिंग हो गए, S1 S2 ले लेता है। ठीक है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है यानी कि 20-20-20। ठीक है, सबको 20-20-20 रुपए मिल गए। ठीक है, अब इन्होंने क्या दिया हुआ है, इन्होंने देखो दिया हुआ है कि वर्किंग पार्टनर जो है हर एक को 20,000 मिल रहा है। अगर मैं यहाँ देखूं वर्किंग पार्टनर जो है, अच्छा वर्किंग पार्टनर जो है उसको यहाँ पर वर्किंग पार्टनर जो है, अब यहाँ एक कंफ्यूजन मैं आपको बता देती हूँ कि वर्किंग पार्टनर को टोटल तो मिल रहे हैं 10 रुपए यहाँ, 20 रुपए यहाँ, टोटल तो मिल रहे हैं 30। ठीक है, लेकिन इन्होंने ये वो नहीं दिया हुआ। इन्होंने जब ये 10% वाली लाइन बोली हुई है कि भाई 10% प्रॉफिट जब मिला तो उसके बाद इनको 20,000 मिले और उसके बाद बचे हुए प्रॉफिट को 4 में डिस्ट्रीब्यूट किया, यानी कि इस 10% की वैल्यू आपको दी हुई है। ठीक है, इस 10 की वैल्यू आपको दी हुई है 20,000। क्लियर है? ठीक है, मल्टीप्लाई। अब आपको बताना है हर एक स्लीपिंग पार्टनर को कितना मिला। आप देख लो, स्लीपिंग पार्टनर को तो 20 मिल रहा है, तो इसको मल्टीप्लाई करना है 20 से। ठीक है, तो ये आ जाएगा यहाँ पे 40,000। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसमें देखिए, मीनाज कैपिटल इज 2/3 टाइम्स मोर देन मीराज कैपिटल। जो मीना है उसकी कैपिटल जो है वो 2/3 टाइम्स मोर का मतलब क्या है, एक है मीना एक है मीरा। ठीक है, 2/3 टाइम्स मोर का मतलब अगर मीरा, ये जो पीछे वाला नाम होता है इसको नीचे वाला नंबर मान के चलते हैं कि अगर मीरा की कैपिटल 3 है और यहाँ मोर वर्ड लिखा है यानी कि दोनों को ऐड करेंगे तो 5, तो मीना जो है उसकी कैपिटल हो जाएगी 5। ठीक है, अब मीरा जो है वो इन्वेस्ट कर रही है हर कैपिटल एट 40% पर एनम फॉर 2 years कंपाउंडेड एनुअली। मीरा यानी ये एनुअल कंपाउंडेड एनुअली के हिसाब से 40% 2 years दे रखा है इसका। ठीक है, उसके बाद एट व्हाट रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम एट सिंपल इंटरेस्ट शुड मीना, ये मीना जो है ये सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से इन्वेस्ट कर रही है। इसकी रेट पूछे कितने रेट पे इन्वेस्ट करेगी, 2 साल के लिए। ठीक है, और हिंट दे रखी है कि दे बोथ हैव द सेम अमाउंट ऑफ कैपिटल, अमाउंट सेम निकल के आता है। तो सीधी सी बात है, आपको इसका अमाउंट क्या बनता है, इसका अमाउंट क्या बनता है, दोनों को इक्वेट करना है, इक्वल पुट करना है, वहां से रेट की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो अब यहाँ पे एक तो होता है हम फॉर्मूले से कंपाउंड इंटरेस्ट निकाले, एक हमें पता होना चाहिए कंपाउंड इंटरेस्ट हम किस किस तरीके से निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे कि ये जो कैपिटल है, मान लो इसको मैं 3x मान लेती हूँ। ठीक है, इसको 5x मान लेती हूँ, सिंपल। अब 3x जो है इसको 40% के हिसाब से 2 साल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट पे लगाया जा रहा है। तो जब भी कंपाउंड इंटरेस्ट की बात हो तो आप हमेशा 40% को 140 इस तरीके से लिखेंगे, 140 लिखेंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई करके 140/100, और 2 साल दे रखे हैं तो इसको 2 बार मल्टीप्लाई करो इंटू 140/100। ये सिंपल सा निकल के आ गया आपका कंपाउंड इंटरेस्ट का अमाउंट। ठीक है, ये कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं निकल के आया, ये अमाउंट निकल के आया कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से। ठीक है, ये अमाउंट निकल के आया है, इतना समझ में आया। ठीक है, ये एक तरीका होता है अमाउंट निकालने का कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में। ऐसे ही सिंपल इंटरेस्ट की बात करो, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला आपको पता है PRT/100। ये होता है सिंपल इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल में वापस उस इंटरेस्ट को जोड़ देंगे तो टोटल अमाउंट पता चल जाएगा। ठीक है, प्रिंसिपल आपको पता ही है, यहाँ पे 5x है, रेट आपको बतानी है, टाइम आपको इन्होंने 2 साल दिया हुआ है, डिवाइडेड बाय 100 प्लस यहाँ पे प्रिंसिपल अगेन 5x। तो ये एक साइड हो गया और ये एक साइड हो गया। सिर्फ इसको सॉल्व करके x तो दोनों तरफ से ही कैंसिल हो जाना है, आपने r की वैल्यू निकालनी है इसको सॉल्व करके। ठीक है, जो आंसर है वो आपका ये आएगा, आप इसको सॉल्व करके देख लेना। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अच्छा, तो इसमें आपको दिया हुआ है कि एक बोट है running upstream takes 4 hour 24 minutes to cover a certain distance. Okay, 4 hour 24 minutes किसी डिस्टेंस को 24 मिनट्स को, इसको मैं पॉइंट्स में अगर देख लूँ 24 मिनट को अगर मैं आर में कन्वर्ट करूँ तो क्या करूंगी, इसको 60 से डिवाइड करूंगी। ठीक है, तो ये आ जाएगा 0.4 आर आ जाएगा, 0.4 आर और 4 आर ये ऑलरेडी है, टोटल हो गया 4.4 आर, सीधी सी बात है। ठीक है, तो ये अपस्ट्रीम जो है उसके केस में यहाँ पे किसी डिस्टेंस को, अपस्ट्रीम का मतलब होता है u माइनस v इक्वल्स टू डिस्टेंस हो गया अपॉन टाइम। स्पीड का जो फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम वही है, लेकिन स्पीड इसके केस में अपस्ट्रीम स्पीड है। ठीक है, u माइनस v होता है अपस्ट्रीम स्पीड का फॉर्मूला, इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। टाइम इन्होंने 4.4 दे दिया। ठीक है, सेकेंड केस में यहाँ पे इट टेक्स 2 hours टू कवर सेम डिस्टेंस है और डाउन स्ट्रीम है, यानी कि u प्लस v इक्वल्स टू डिस्टेंस सेम है और इस बार 2 आर बोल रखा है टाइम। ठीक है, आपको रेशियो बताना है यहाँ पे स्पीड ऑफ बोट एंड स्पीड ऑफ वाटर।
बोट की स्पीड का सिंबल होता है u और वोटर की स्पीड का सिंबल होता है v। आपने u रेशो v बताना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे भी डिस्टेंस है 4.4, उस साइड जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 4.4 ब्रैकेट में हो गया u माइनस v, ठीक है। ये डिस्टेंस निकल के आ गया, सेम यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई होगा उस साइड जाके तो 2 इंटू यू प्लस v। ये भी डिस्टेंस ही है, दोनों ही डिस्टेंस है तो दोनों को एक दूसरे के इक्वल पुट कर सकती हूँ, ठीक है। 4.4 को आप अंदर मल्टीप्लाई करेंगे u से और यहाँ इस 2 को u से मल्टीप्लाई करेंगे और चलो सॉल्व करके दिखा देती हूँ। 4.4 इंटू यू, ऐसे ही 4.4 इंटू वी इक्वल्स टू 2 इंटू यू प्लस 2 इंटू वी, ठीक है। u वाले एक तरफ हो जाएंगे और v वाले एक तरफ हो जाएंगे, तो यहाँ आ जाएगा u इस तरफ, ये आएगा तो ये आ जाएगा 2 माइनस हो जाएगा 2.4 u इक्वल्स टू ये उस साइड जाके प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 6.4 v, ठीक है। पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा और अगर इनको हम कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 38, राइट। तो अब u आप देखिए, u के सामने है 8, यानी कि u जो है वो 8 और v जो है वो कितना है 3, राइट। इनका जो रेशियो है वो है 8:3, यानी कि ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसमें आपको दिया हुआ है एक कोन है जिसका टोटल सरफेस एरिया आपको दिया हुआ है, ठीक है। बेस रेडियस दिया हुआ है आपको, बेस क्रॉस सेक्शन एरिया सर्कल है ये बता रखा है। वॉल्यूम जो है, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ कॉन इफ हाइट ऑफ कॉन इज रिड्यूस्ड बाय 25% से, अगर ये रिड्यूस हो जाए, ठीक है। इस टाइप के अगर क्वेश्चन जनरली आते हैं, पॉइंट्स में आंसर आ रहा है तो देखिए ये होते तो स्किप करने के लिए, ठीक है। कैलकुलेशन में कितना टाइम वेस्ट करें, लेकिन अगर आपके पास और कुछ नहीं है करने के लिए तो फिर आप इसको अटेम्प्ट कीजिए, क्योंकि वैसे ही सिंपल पड़ता है। इसमें सिर्फ आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, ठीक है। तो मैं आपको फॉर्मूला बता देती हूँ कि जो कोन है उसका ये जो एरिया होता है क्रॉस सेक्शनल एरिया, वो क्या होगा, पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, राइट। पाई की वैल्यू, ठीक है, हम पुट कर लेंगे 22/7 हो जाएगी। आर रेडियस इन्होंने दी हुई है 25, ठीक है। तो यहाँ से एल जो है, ये जो टोटल सरफेस एरिया है इक्वल्स टू यहाँ पे 4444 दिया हुआ है, ठीक है। जब भी आप इसको पूरा को कंपेयर करेंगे और यहाँ से एल की वैल्यू आराम से फाइंड हो सकती है, ठीक है। आप लोग सॉल्व करना, मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता देती हूँ कि एल की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 31.56, राइट, ये आ जाएगी। अब आप देखिए एल का एक फॉर्मूला भी होता है जो होता है √h² प्लस r², ठीक है। ये फॉर्मूला होता है। अब आपके पास एल भी है, आपके पास आर भी है, तो यहाँ से आप एच भी कैलकुलेट कर सकते हैं आराम से। भाई ये दोनों तरफ अगर मैं स्क्वायरिंग कर दूं तो l² बन जाएगा और ये हट जाएगा रूट, ठीक है। और r² उस साइड जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, यानी l² माइनस हो जाएगा r², ठीक है। और h का रूट जो है वो स्क्वायर उस साइड जाके बना देगा रूट, तो इसको सोल्व किया जा सकता है। और यहाँ से h की वैल्यू जो है वो आ जाएगी 19.26, राइट। इतना आ जाएगा, एल की वैल्यू आ गई, एच की वैल्यू आ गई। आपको यहाँ पे बताना है वॉल्यूम ऑफ कोन इफ हाइट ऑफ कोन इज रिड्यूस्ड बाय 25%। अगर इस हाइट को, ओरिजिनल हाइट ये है, अब इसको मैं रिड्यूस कर दूं 25% से, 25% से रिड्यूस करने का मतलब है फ्रैक्शन में आप लिखिए 1/4, ठीक है। 4 थी ओरिजिनल और 1 से रिड्यूस कर दी, तो अब मैंने 4 से बना दी है 3, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई करना है 3/4 से, फिर आपको रिड्यूस हाइट पता चल जाएगी, रिड्यूस्ड हाइट आ जाएगी, तो फिर आपने वॉल्यूम का फॉर्मूला लगा के वॉल्यूम कैलकुलेट करना है, ठीक है। वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है पाई 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यस 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये आप फॉर्मूला याद रखना, वॉल्यूम का होता है कोन के वॉल्यूम का, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में मेंसुरेशन वाले जो टॉपिक है इसमें आपको मेन तो बस फॉर्मूला आने चाहिए, फॉर्मूला बेस ही आते हैं मेंसुरेशन से, ठीक है। बस यहाँ पे कैलकुलेशन इस क्वेश्चन में टफ थी, तो इसलिए अगर आपको बहुत कुछ है अटेम्प्ट करने के लिए पेपर में, तो ऐसे क्वेश्चन आप स्किप कीजिएगा, देख के थोड़ा सा आइडिया लग जाता है कि कैलकुलेशन पार्ट यहाँ पे टफ रहने वाला है, ठीक है। और अगर कुछ नहीं है करने के लिए तो फिर आप आराम आराम से कैलकुलेशन सॉल्व करके इस क्वेश्चन को जरूर ऐसे टाइप के क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसमें देखिए प्रेजेंट एजेस ऑफ पी एंड क्यू इस रेशो में, ठीक है। इसमें ये थोड़ा सा दिमाग लगाने वाले क्वेश्चन है। इसमें आपको प्रेजेंट एज का रेशो दिया हुआ है, ठीक है, 3:7। एम ईयर्स अगो पहले की बात हो रही है, मतलब अगले लाइन पे आने के लिए मैं पुराना रेशो है तो इसलिए मैं माइनस से रिप्रेजेंट कर रही हूँ इसको, ठीक है। जो रेशो है वो जाता है 1:3,
अब आपको बोला हुआ है कि पी और क्यू इंटीजर्स है, इंटीजर्स आपको पता होंगे कि पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स, एज नेगेटिव में तो यहाँ पे होगी नहीं, तो पॉजिटिव 1 2 3 4 5 जो भी पॉजिटिव नंबर है, ठीक है, वो है। देन हाउ मेनी वैल्यूज ऑफ एम इज पॉसिबल, एम की कितनी वैल्यू पॉसिबल है अगर प्रेजेंट एजेस जो है पी और क्यू दोनों की लेस देन 50 ईयर्स है, ठीक है। तो थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन बहुत सिंपल है। देखिए क्या सोचना है आपने, भाई सीधी सी बात है, एक चीज जो इन्होंने दी हुई है कि ये प्रेजेंट एज है, अगर मैं x मान लूं तो मुझे ठीक है पता लग गया 3x है प्रेजेंट एज, इसकी है 7x, ठीक है। 3x हो गई p की प्रेजेंट एज और q की हो जाएगी यहाँ पे 7x, राइट। अच्छा, अभी m ईयर्स अगो, m ईयर्स पहले, तो माइनस अगर मैं m करूं इसमें, ठीक है, तो वो ये रेशो निकल के आता है 1:3, राइट। इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। 3 साइड जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, हो जाएगा 9x माइनस 3m इक्वल्स टू ये हो जाएगा 7x माइनस m, ठीक है। यहाँ पे ये माइनस हो जाएगा इस साइड आके, तो ये हो जाएगा आपका 2x इक्वल्स टू ये उस साइड जाके प्लस हो जाएगा, और यहाँ ऑलरेडी माइनस का साइन है तो यहाँ आ जाएगा 2m, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आपको x इक्वल्स टू m पता लग गया, राइट। x और m एक दूसरे के इक्वल है, इतना समझ में आया, ठीक है। अब आप देखिए एक्स और एम एक दूसरे के इक्वल है, अगर मैं प्रेजेंट एज की बात करूं, मैं प्रेजेंट एज को मान के चल रही हूँ, पी की प्रेजेंट एज को 3x मान के चल रही हूँ, है ना, ये 3x है अभी, और ये क्या है 7x है, प्रेजेंट एज जो है क्यू की वो है 7x, x और m है एक दूसरे के बराबर, ठीक है। तो मैं इसका मतलब यहाँ 3m भी मान सकती हूँ, यहाँ 7m भी मान सकती हूँ कि इनकी प्रेजेंट एज है ये 3m और 7m। अब यहाँ देखिए आप प्रेजेंट एज जो है वो 50 से कम होनी चाहिए, ठीक है। अब बड़ा नंबर को इसको ले लेते हैं जिसमें 7 आ रहा है, 3 के कंपैरिजन में बड़ा है, कि अगर 7m है, किसी क्यू की प्रेजेंट एज है और ये 50 से छोटी होनी चाहिए, ठीक है, तो इसका मतलब ये कहीं ना कहीं लेस देन 50 होनी चाहिए। 7 अगर उस साइड जाके डिवाइड हो जाएगा 50/7, तो अगर आप इसको डिवाइड करें तो 7 यहाँ 7 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, यानी कि 7 मान सकते हो, एम की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो क्या निकल के आएगी, 7 निकल के आएगी। तो यही पूछा है कि एम की कितनी पॉसिबल वैल्यू हो सकती है, 7। अगर इसको मैं थोड़ा सा समझाऊं आपको वर्ड्स में, तो वो देखिए 7m है, m को अगर 1 पुट करती हूँ तो जो क्यू की एज है वो 7 निकल के आती है, 2 पुट करती हूँ तो 14, ठीक है। इस तरीके से लास्ट में 7 पुट करती हूँ तो 49, अगर मैं m की वैल्यू 8 पुट करती हूँ तो एज हो जाती है 56, और एज 56 हो ही नहीं सकती क्योंकि ये हमें कह रहा है प्रेजेंट एज जो है वो 50 से लेस होनी चाहिए। तो इसका मतलब मैंने सिर्फ m को कहाँ तक पुट किया है, 7 नंबर्स तक पुट किया है, तो यही पूछ रहा है m की कितनी पॉसिबल वैल्यूज है, जो आंसर आ गया हमारा 7, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, ये सारे के सारे जो क्वेश्चन थे ये बिल्कुल मेंस लेवल के क्वेश्चन थे। अगर आपको समझ में आए हो तो बहुत अच्छी बात है, ना आए हो तो एक बार फिर से आप जरूर इस वीडियो को देख लेना, आराम से समझ में आ जाएंगे। चलिए आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू सो मच।